हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एसपी यूनिक एजुकेशन चैनल पर, जो कि आपके ही सपोर्ट से बनाया गया है। आज हम करने वाले हैं गृह विज्ञान का मॉडल पेपर सॉल्व, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए हम अपने आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले आपको दिए जाते हैं खंड आ और खंड बा है। दो भागों में बटा हुआ है ये पेपर। इसमें सबसे पहले आपको दिए जाते हैं खंड आ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि आपको OMR शीट पर करने होते हैं। तो चलिए, इसमें जो है हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न में से सुरक्षित चेक है, सबसे सुरक्षित चेक निम्नलिखित में से कौन सा है? वाहक चेक है, दोनों है, क्रॉस चेक है या कोई नहीं है? तो इसमें में से जो सबसे सुरक्षित चेक माना जाता है हमारा क्रॉस चेक को माना जाता है। तो क्रॉस चेक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोगी को ले जाने के लिए प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए? रोगी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? चारपाई का, कुर्सी का, डोली का या स्ट्रेचर का? तो इसमें जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रेचर का। स्ट्रेचर ऐसा उपकरण होता है जिसमें जो व्यक्ति रोगी है वो चलने फिरने में असमर्थ है, तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हम स्ट्रेचर की मदद से लेकर जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा, अशुद्ध जल से होने वाला रोग है। अशुद्ध जल से हमें कौन सा रोग होता है? पोलियो होता है, हैजा होता है, पेचिस होता है, ये सभी। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। ये सभी आपका हो जाएगा। ये अशुद्ध जल से फैलने वाला ये सभी है हमारा। पोलियो भी है, हैजा भी है, पेचिस भी है, इसीलिए आंसर नंबर 4 सही हो जाएगा मेरा। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन से बचत होती है। वॉशिंग मशीन से किसकी बचत होती है? समय की, सर्फ की, श्रम की या सभी की? तो इसमें जो है आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी की। सभी की हो जाएगा, क्योंकि वॉशिंग मशीन का जब हम यूज़ करते हैं, वॉशिंग मशीन से जब कपड़े धोते हैं तो हमारे समय की भी बचत होती है, श्रम की भी बचत होती है, यानी मेहनत की भी बचत होती है, श्रम की भी बचत होती है, इसीलिए करेक्ट आंसर नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठंडे स्पंज में क्या प्रयोग करना चाहिए? ठंडा स्पंज देने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? बर्फ़ का पानी, ताज़ा पानी, बर्फ़ या घुली हुई बर्फ़ का पानी? तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट, बर्फ़ का पानी का प्रयोग ठंडे स्पंज में प्रयोग करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, वाटर फिल्टर में कोष्ठ होते हैं। वाटर फिल्टर में कितने कोष्ठ होते हैं? 1 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं या 4 होते हैं? तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा, 3 होते हैं। वाटर फिल्टर में 3 कोष्ठ होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, मोतीझरा का संप्राप्ति काल, जो मोतीझरा रोग है उसका संप्राप्ति काल कितना है? 7 से 21 दिन है, 2 से 3 दिन है, 4 से 6 दिन है या कोई नहीं है? तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 से 21 दिन। मोतीझरा का संप्राप्ति काल जो होता है 7 से 21 दिन का होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है? यानी रुधिर जो है, ब्लड जो है, उसका शुद्धिकरण हमारे शरीर के किस अंग में होती है? पाचन में होती है, फुफ्फुस में होती है, हृदय में होती है या त्वचा में होती है? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी हो जाएगा, फुफ्फुस। हम फेफड़े को फुफ्फुस कहते हैं, फेफड़े का ही दूसरा नाम फुफ्फुस है, फेफड़े को या फुफ्फुस के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भोपाल दुर्घटना किसका उदाहरण है? वायु प्रदूषण का, जन प्रदूषण का, ध्वनि प्रदूषण का या रेडियोधर्मी प्रदूषण का? तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण का। भोपाल दुर्घटना जो है वायु प्रदूषण का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 8 से 14 वर्ष की आयु में नाड़ी की गति होती है। 8 से 14 वर्ष की आयु में जो नाड़ी की गति होती है कितनी होती है?
60 से 70 होती है, 80 से 90 होती है, 62 से 80 होती है, या 70 से 80 होती है। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा, 70 से 80 होती है। 8 से 14 वर्ष की आयु में जो नाड़ी की गति होती है वो 70 से 80 होती है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, तलने की विधि। तैरने हम कौन कौन सी विधि को अपनाकर तल सकते हैं? गहरी विधि, उथली विधि, शुष्क विधि है, तीनों। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीनों प्रकार की विधि से हम तल सकते हैं। ये तलने की तीनों विधि है। अगला है, प्याज की पुटिल्स किस पर बांधनी चाहिए? मूंछ पर, चोट पर, फोड़े पर, या सभी पर? तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी पर। प्याज की पुटली जो प्याज की पुटिल्स है उसको हम मूंछ पर भी बांध सकते हैं, चोट पर भी बांधा जाता है और फोड़े पर भी बांधा जाता है। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक असंतुलन से कौन सी आपदा आती है? जब प्रकृति में असंतुलन आती है तो कौन सी आपदा आती है? सूखा पड़ता है, बाढ़ आता है, भूमि बंजर हो जाती है, ये सभी। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, ये सभी। जब प्रकृति में असंतुलन आती है तो सूखा भी पड़ता है, बाढ़ भी आती है और भूमि हमारा बंजर भी हो जाता है। अगला प्रश्न है, सूती तंतु प्राप्त होता है। सूती तंतु कहाँ से प्राप्त करते हैं? रसायनों से, पशुओं से, वनस्पति से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वनस्पति से। सूती के तंतुओं को हम वनस्पति यानी पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, क्षय रोग के रोगी के भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? यानी कोई व्यक्ति अगर क्षय रोग से पीड़ित है तो उसके भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? प्रोटीन की अधिक होनी चाहिए, वसा की अधिक होनी चाहिए, कार्बोज की, या विटामिन की? तो क्षय रोग से रोगी जो व्यक्ति होते हैं उनके भोजन में हमें प्रोटीन की मात्रा अधिक देनी चाहिए। अगला प्रश्न है, आदर्श बजट माना जाता है, कौन से बजट को आदर्श बजट माना जाता है? संतुलित बजट, घाटे का बजट, बचत का बजट, या कोई नहीं? तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा संतुलित बजट को हम आदर्श बजट मानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चेचक को रोग फैलता है। चेचक रोग किस प्रकार फैलता है? रक्त द्वारा, जल द्वारा, रक्त द्वारा, वायु द्वारा, या भोजन द्वारा? तो चेचक रोग जो है हमारा ये वायु के द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन है, भोजन कक्ष की देसी शैली में खाते समय खाना रखने के लिए कक्ष में होना चाहिए। यानी हमारी देहाती शैली में जो है भोजन कक्ष है उसमें खाना खाते समय खाना रखने वाला कक्ष में क्या होना चाहिए? कुर्सी होना चाहिए, मेज होना चाहिए, चौकी होनी चाहिए, या पाटा होना चाहिए? पाटा हम पीढ़ी को कहते हैं, ठीक है। तो हमारी देसी शैली में भोजन खाते समय भोजन रखने के लिए हमें क्या होना चाहिए? पाटा होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, शरीर के बाह्य स्तर पर पाए जाने वाले कंकाल को क्या कहते हैं? बाह्य कंकाल कहते हैं, अंतः कंकाल, अस्थि कंकाल, या सभी? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ये हो जाएगा बाह्य कंकाल। चलिए अगला प्रश्न है, श्वास गति व नाड़ी गति में संबंध होता है। हमारी श्वास की गति में और नाड़ी की गति में कितना संबंध होता है? 1:4 का, 2:3 का, 1:10 का, 2:12 का? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर हो जाएगा बी, 2:1 का, 2:3 का। जो हमारी श्वास की गति होती है और नाड़ी की गति होती है उसमें हमारा 2:3 का संबंध होता है। चलिए ये आपका 20 प्रश्न जो था बहुविकल्पी प्रश्न वो आपका समाप्त हुआ। अगला है खंड बा। खंड बा में आपका 6 क्वेश्चन है जो कि 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। इसमें आपको 25 शब्दों में आंसर देना होता है लगभग। इसमें आपका पहला प्रश्न जो है, लचीले बजट से क्या तात्पर्य है? लचीले बजट का क्या अर्थ है? तो लचीला बजट कहते किसे हैं कि लचीला बजट वह बजट होता है जो ज़रूरत के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सके, उसको
हम घटा बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार के बजट को हम लचीला बजट कहते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, ओजोन परत का महत्व क्या है? तो जो ओजोन परत होता है उसका महत्व क्या होता है? जो ओजोन परत होता है, ओजोन परत जो हमारे सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं उससे हमारी पृथ्वी की रक्षा करता है ओजोन परत। अगला प्रश्न है आपका, नाप लेने की दो विधियों के नाम बताइए। तो नाप लेने की हमारी दो विधि होती है, एक होती है प्रत्यक्ष विधि, एक होती है हमारी प्रत्यक्ष विधि और एक होती है हमारी अप्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि, अगर कहा जाए कि प्रत्यक्ष विधि कैसे कहते हैं, तो प्रत्यक्ष विधि में जिसके नाप का कपड़ा सिलना होता है वह व्यक्ति वहाँ पर प्रेजेंट होता है और उसका नाप लंबाई या चौड़ाई का नाप लिया जाता है फीते या इंची टेप के द्वारा। और अप्रत्यक्ष नाप में होता क्या है कि व्यक्ति वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है, उसके पहले से जो सिले हुए कपड़े होते हैं उसी के अनुमान की मदद से सिला जाता है। इस प्रकार की विधि को हम अप्रत्यक्ष विधि कहते हैं। अगला है, मोच किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है आपका, मोच किसे कहते हैं? तो मोच जो होता है जब हमारे शरीर के जो हड्डियां हैं या जोड़ हैं या मांसपेशियों में जब खिंचाव आ जाती है या चोट लग जाती है तो उसे ही मोच कहते हैं। अगला है, खड़े होकर भोजन पकाने से क्या लाभ होता है? तो खड़े होने से भोजन पकाने से लाभ होता क्या है कि थकान कम होती है, कार्य कुशलता बढ़ती है, यानी कार्य जो होता है उसको हम जल्दी स्पीड में कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडी सेक की विधियाँ बताइए। ठंडी सेक की विधियाँ बताइए। तो ठंडी सेक हम बर्फ़ से या ठंडे पानी की पट्टी रखकर हम कर सकते हैं। ये था आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न जिसका आंसर आपको लगभग 25 शब्दों में देना था, लेकिन हमने केवल हिंट दे दिया है। आप लोग इसको तैयार कर लेंगे ज़रूर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको आप लोग ज़रूर तैयार कर लेंगे। ठीक है, मिस नहीं करना है इस प्रश्न को। यहाँ से आपका शुरू होता है जो है अति लघु हो गया, या लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपका 5 प्रश्न दिया गया है जो कि 4 नंबर का है। इसमें पहला प्रश्न है आपको, कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पोषक तत्व की सुरक्षा के उपाय लिखिए। यानी किस प्रकार से जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के पोषक तत्व सुरक्षित रह सकते हैं उसके हमें उपाय बताना है। तो भोजन को हमें अधिक टाइम तक नहीं पकाना चाहिए, इससे हमारे जो पोषक तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। भोजन को हमें ढककर रखना चाहिए, भोजन हमें ताज़ा भोजन करना चाहिए और भोजन को हमें सही ताप पर पकाना चाहिए। इससे जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं और प्रोटीन पोषक तत्व होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, शरीर में जल के कार्य बताइए। तो शरीर में जल का कार्य क्या होता है कि पाचन में सहायता मिलती है। ठीक है, जब जल होता है शरीर में पाचन में सहायता करता है, हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकालने में मदद करता है। चलिए अगला प्रश्न है, एक साइकिल का क्रय मूल्य 1600 रुपया है और उसका जो विक्रय मूल्य है वो 2000 रुपया है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। आपको इसमें लाभ प्रतिशत निकालना है। आपको इसमें लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है, पहला बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो पहले हम लिखेंगे विक्रय मूल्य, बेचा गया मूल्य कितने में बेचा गया, 2000 में। विक्रय मूल्य कितने में खरीदा गया, 1600 में। 2000 माइनस 1600 कितना हुआ, 400 रुपये बचे। तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना है हमारा, 400 रुपये की लाभ हुई। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न
अगला प्रश्न है आपका, खप्ची का प्रयोग कब और क्यों किया जाता है? तो खप्ची का प्रयोग जो है हम टूट फूट में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भोजन पकाने के उद्देश्य बताइए, भोजन पकाने का उद्देश्य क्या है? तो भोजन पकाने से क्या होता है, भोजन सुपाच्य हो जाता है, स्वादिष्ट हो जाता है और सुरक्षित, और उसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो बने रहते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये क्लास ज़रूर पसंद आया होगा और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे आप तैयार कर लेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग एक एक प्रश्न को तैयार कर लेंगे, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। ये बोर्ड में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये क्लास ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको क्लास पसंद आया है तो आप क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।